सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और या फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट सेकंड करने वाले हैं। जो यूकेएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो कोर्स है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल दिया है। उसके अलावा पार्ट 2 को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग कुछ सब्सिडरीज बुक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और इसके अलावा कुछ हमारे पास में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। डिस्कशन में जाने से पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग जो यूके असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स है उसके लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे जो कोर्स आपको मिलता है इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी 110 से ज़्यादा इसके यहाँ पे हैं और इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल जाती है साथ में और पर्टिकुलर जो वीडियो है उससे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर बात करें इसके अंदर तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल में आपको मिलेगा। पर्टिकुलरली हर एक सेक्शन का, हर एक टॉपिक का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाता है और इसके अलावा न्यूमेरिकल और थ्योरी पार्ट दोनों कवर किया गया है, जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम लोगों को कौन सी चीज़ों को यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए, न्यूमेरिकल करना चाहिए या फिर हम लोगों को थ्योरी एस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जितना हमारे लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर कवर की गई हैं। साथ में आप वीडियोज़ को और पीडीएफ्स को दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ्स को प्रिंट भी करा सकते हैं और सारी चीज़ें आपको टू दी पॉइंट मिलेंगी। फालतू की जो चीज़ें हैं, एक लेंथी पोर्शन आपको नहीं मिलता है और इसके अलावा रीज़नेबल फ़ीस इसके अंदर रखी गई है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर 8394948137 पे और अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात थी कोर्स से रिलेटेड। अब हम अपने एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, देखिए, Mrs. X Limited has received rupees 5 lakhs compensation from municipal corporation on acquisition of agricultural land for construction of road or bridge. Which kind of receipt it is? यानी कि यहाँ पे बोला गया है एक्स लिमिटेड को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। किस चीज़ के लिए? एक्विजिशन ऑफ एन एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और ब्रिज। यानी कि रोड और ब्रिज बनाने के लिए हमारे पास में एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर की है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, उसके बदले में 5 लाख रुपए दिए गए हैं एक्स लिमिटेड को। तो ये कौन सा आपका यहाँ पर रिसिट है? कैपिटल रिसिट है, आपका रेवेन्यू रिसिट है, डेफर्ड रेवेन्यू रिसिट है या फिर आपका नॉटे रिसिट है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कैपिटल और रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल पहले ही हमने डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और पर्टिकुलरली फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए लैंड से रिलेटेड बात हो रही है, इट इज़ ए काइंड ऑफ कैपिटल रिसिट। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर देखें उससे पहले थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए, कैपिटल रिसिट क्या होती है? द कैपिटल रिसिट इज ए रिसिट दैट रिजल्ट इन ईदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी और रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जिसके अंदर आपके कोई या तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है या तो आप रिडक्शन होता है आपके फाइनेंशियल एसेट के अंदर। कैपिटल रिसिट आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, या नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार हमें रिसीव नहीं हो रही होती है। मीन्स जैसे हमको यहाँ पे इनकम हो रही होती है वो बार बार हमें रिसीव हो रही होती है, तो हमारे पास में कैपिटल नहीं रेवेन्यू रिसिट होती है। कैपिटल रिसिट होती है आपकी नॉन रिकरिंग टाइप की। एग्जाम्पल के लिए बैंक लोन हो गया, इसमें क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं कैपिटल रिसिट यहाँ पे है। सेल ऑफ मशीनरी हो गई तो इसमें फाइनेंशियल एसेट आपकी कम होती है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास में है, तो इसको हम कैपिटल रिसिट कहते हैं। दूसरा हमारा रेवेन्यू रिसिट आती है। रेवेन्यू रिसिट इज अ रिसिट दैट नीदर क्रिएट्स फाइनेंशियल एसेट नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटीज। यानी कि इसके अंदर ना ही हमारे पास में किसी भी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट होती है और मतलब रिड्यूस होती है, ना ही इसके अंदर किसी भी तरह की फाइनेंशियल एसेट हमारे पास क्रिएट होती है, तो इसको हम रेवेन्यू रिसिट कहते हैं। इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होते रहते हैं बिजनेस के कोर्स ड्यू कोर्स में, ये बार बार होती रहती है ये एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू फ्रॉम सेल, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपकी रेवेन्यू नेचर की होती हैं। एक हमारे पास होती है डेफर्ड रेवेन्यू रिसिट। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू रिसिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन ए कॉर्पोरेशन गेट्स पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव येट टू बी डिलीवर्ड और कंप्लीटेड। मीन्स इसके अंदर क्या बात की गई है? कॉर्पोरेशन के द्वारा कॉर्पोरेशन को जब पेमेंट मिल जाती है किसी चीज़ की गुड्स और सर्विसेज की, बट अभी तक उसकी डिलीवरी आपने नहीं दी है, तो उसको हम कहते हैं डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर में। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करो, ये तो रिसिट की बात है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग वो बात करते हैं जिस एक्सपेंडिचर को आपने कर तो दिया है लेकिन उसका बेनिफिट अभी कंप्लीटली आपने नहीं लिया हुआ है।
यानी कि उसका बेनिफिट आपको अपकमिंग फ्यूचर में मिलने वाला है। ये हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो रिसिट के फॉर्म में वो रिसिट हो जाएंगे और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन तीनों को हम कैटेगराइज करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को आपको उसमें भी मैंने अपने कोर्स में भी डिस्कस किया था, दोबारा से रिकैप मैंने यहाँ पे करवा दिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ। इंटरेस्ट ऑन लोन जो बिजनेस के द्वारा पे किया जाता है वो किस तरीके का एक्सपेंस है? डेफर्ड एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस है या नन ऑफ द अबव। जैसे आपको पता चल रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट का पेमेंट है। और इंटरेस्ट का पेमेंट ऐसा नहीं होता कि आपका पर्टिकुलरली 4 साल 5 साल बाद एक बार पेमेंट करना है, ऐसा तो नहीं है। इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया जाता है आपके पर्टिकुलरली मंथली किया जाएगा, बाई मंथली किया जाएगा, हाफ ईयरली किया जाएगा, ऐसे इंटरेस्ट का पेमेंट होता है और मैक्सिमम टाइम मंथली होता है। तो इसीलिए आपके पास में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। इसमें से बोला गया है कौन सा आपका रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, वो आपको बताना है। परचेज ऑफ ए फिक्स्ड एसेट बाई चेक, गुड्स परचेज फॉर रीसेल बाई कैश, पेड रेंट, वेजेस पेड बाई कैश। यानी कि इसके अंदर आपसे बोला गया रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, मीन्स कैपिटल एक्सपेंस होगा कहीं ना कहीं। तो अगर इसके अंदर देखेंगे वेजेस पे किया गया है आपके, तो कहीं ना कहीं ये आपका वेजेस हमें हर मंथ की पे होती है या पर्टिकुलरली काम के हिसाब से पे की जाती है, तो रिकरिंग होती है, तो ये रेवेन्यू हो जाएगा। जो रेंट पेमेंट होती है वो भी मंथली की जाती है, ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का है। गुड परचेज फॉर रीसेल बाई कैश, यानी कि गुड जो आपने परचेज की है फॉर रीसेल, रीसेल का मतलब ट्रेडिंग पर्पज के लिए, तो ये भी आपका क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। अगर यहाँ पर रीसेल नहीं लिखा होता, पर्टिकुलरली हम लोग अपने एसेट के फॉर्म में ले रहे होते, तब ये आपका क्या बनता, कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय चेक, यानी कि चेक की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। चेक के थ्रू जो एसेट यहाँ पे परचेज की गई है उसको हम यहाँ पे कहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ये आपका रेवेन्यू नेचर का नहीं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमने बात करी यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। देखिए कोर्स के अंदर भी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, उसका क्वेश्चन भी इसके अंदर है जो मैंने एग्जांपल दिया था, और साथ में मैंने कहा था जब भी हमारी इनकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, किसी भी फॉर्म में होती हो चाहे, तो वो हमारा किस तरह का होता है, जो एक्सपेंस हमने किया है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टाइम पीरियड के बेनिफिट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपने कोई प्लांट यहाँ पे लगाया है, ठीक है, प्लांट या मशीनरी की बात करते हैं, तो ये प्लांट आपको आज भी बेनिफिट देगा, कल को भी बेनिफिट देगा, और आने वाले 2-3 साल 3-4 साल तक बेनिफिट देगा जब तक ये चल रहा है। इसी तरीके से बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारी ऐसे एक्सपेंस हैं आपके जो आपको काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक प्रॉफिट गेन करने में मदद करते हैं, मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया था जब कोर्स हमने किया था, तो उसमें देखिए जब हमारे पास एक पिक्चर हॉल है, पिक्चर हॉल के अंदर हमको अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, और वो सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को किस तरह का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर, नॉमिनल, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू। तो मैंने बताया था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम सीटिंग कैपेसिटी जैसे 50 है हमारे पास में अभी सीट्स पिक्चर हॉल के अंदर, तो हमने इसको 100 कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी लॉन्ग टर्म की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है। ऐसा इसके अंदर नहीं होगा कि आपके पर्टिकुलरली अभी के लिए आपको एक शो के लिए ही आपको अर्निंग हो रही है ज़्यादा, ऐसा नहीं है। जितने टाइम पीरियड तक आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ी रहेगी तब तक ये आपको अर्निंग देगा। तो इस तरीके से इसके अंदर आंसर बनता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो डेप्रीसिएशन आपसे पूछा गया है ऑन फिक्स्ड एसेट इज एग्जांपल ऑफ। डेप्रीसिएशन जो फिक्स्ड एसेट पे लगता है वो किस तरीके का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रियल एक्सपेंडिचर है। देखिए जो डेप्रीसिएशन की बात करते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट पे, हम लोग इसको क्या करते हैं, चार्ज कर लें, ईयरली चार्ज करते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन को बेसिकली, तो कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका होता है, क्योंकि हम लोग डेप्रीसिएशन हमारा एक तरह का एक्सपेंस होता है जिसको हर साल हम करते हैं। हर साल आपने देखा है हम लोग पीएनएल के अंदर इसको दिखाते हैं, और ये आपका रिकरिंग नेचर का होता है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपसे बोला गया है इसके अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, लीगल एक्सपेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इसके अंदर जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उसका मैंने आपको क्या बताया था, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ये कंपनी जब आपकी स्टार्ट होती है, कंपनी जब आपकी इस्टेब्लिश होती है, उस टाइम ये खर्चा किया जाता है और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बेसिस पे ही आपकी कंपनी खड़ी होती है, कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो सीधी सी बात इसके अंदर ये हो गई कि जब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करेंगे तो ही आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी। तो मतलब क्या, कल आपने खर्चा किया, आज आपकी कंपनी बनी, कल को आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी या बढ़ी है। तो ये हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी यही होते हैं जिसमें हमें आगे आने वाले टाइम में, आज हमने ऑपरेटिव एक्सपेंसेस कर दिए, आपको एक प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन अभी स्टार्ट हुआ नहीं, उससे पहले हमने कुछ खर्चे कर दिए उस ऑपरेशन को स्मूथली रन करने के लिए। तो ये भी आपका जब ऑपरेशन होगा तो कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट होगा, ये चीज़ भी इसके अंदर है। तीसरा अगर बात करें ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन है हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। यानी कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हैवी एडवर्टीजमेंट हमने किया है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो ये भी आपका डेफर्ड रेवेन्यू होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो हम लोग आज कर रहे हैं उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हमको आने वाले टाइम में मिलता रहेगा। जैसे काफ़ी ऐड आपने देखे होंगे 8-8, 10-10 साल के बाद भी आज भी वो ऐड चल रहे हैं, आज भी वो रेवेन्यू गेन करने में मदद कर रहे हैं। तो वो हमारे होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे बोला गया है लीगल एक्सपेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो रहा होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होता है हमने, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इसके लिए लीगल एक्सपेंसेस किए तो मतलब पर्टिकुलरली जितने बार कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे, जितने बार ब्रीच करें उतने बार ये खर्चा होगा। तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं अभी आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी आपको लीगल एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है। मतलब जैसे ही लीगल एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया। इसका बेनिफिट कहाँ से फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आपका खत्म हो चुका है। तो ऑप्शन आपका इसके अंदर बनता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए डैश इज सेंड टू ए कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स। अब हमारे पास कुछ सब्सिडरी बुक्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। आपसे बोला गया है कि जब कस्टमर रिटर्न करता है गुड्स को तो क्या उसको इश्यू किया जाता है। ए डैश इज सेंड टू कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड। जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो क्या उसको भेजा जाता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परफॉर्मा इनवॉइस या नन ऑफ द अबव। जब भी देखिए कस्टमर को हम लोग भेजने की बात करते हैं, सीधी सी बात है, जो कस्टमर है उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। क्यों क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने बात करी थी जब हम लोगों ने बेसिकली परचेज हमने किया, तो परचेज रिटर्न जब होता है ना, तो परचेज रिटर्न में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट नोट इश्यू करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। परचेज रिटर्न, परचेज किसने किया, कस्टमर ने किया, लेकिन कस्टमर क्या इश्यू करेगा, यहाँ पे डेबिट नोट इश्यू करेगा। लेकिन यहाँ पे बात की थी कस्टमर को क्या इश्यू किया जाएगा, मीन्स क्या सप्लायर के द्वारा किया जाएगा ना कहीं। ये कौन करेगा, सप्लायर करेगा। तो कौन सा नोट इशू किया जाएगा, क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। ठीक है बात, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम किरण वुड बी एंटर्ड इन। यानी कि रिटर्न इनवर्ड मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे। रिटर्न इनवर्ड मतलब आपके पास कहीं ना कहीं रिटर्न आ रहा है, तो इसको हम किस में करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास रिटर्न आ रहा है, कहने का मतलब क्या आपने सेल पहले करी होगी, ऑब्वियसली सेल आपने करी होगी तब आपके पास रिटर्न आया होगा। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न बुक। इसको हम सेल्स रिटर्न बुक में दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही अकाउंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर किरण कुमार, ए कस्टमर एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ द मिस्टर हरी सप्लाई, इट इज बी रिकॉर्डेड इन। यानी कि बोला गया है चेक आपका 10,000 का रिसीव फ्रॉम मिस्टर किरण कुमार, एक कस्टमर एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर हरी ए सप्लायर। यानी कि एक सप्लायर जो हरी है उसके फेवर में उसने एंडोर्स कर दिया, किसके फेवर में, हरी कुमार के फेवर में। ये आपका कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए सीधी सी बात है, इसके अंदर हम लोग को क्या रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है, आपको पता है। और जब हम बात करते हैं 3 तरह की कैशबुक की मैंने आपसे बात करी थी। पहला कैशबुक हमने बात करी थी जिसके अंदर सिंगल कॉलम कैशबुक था, राइट। और सिंगल कॉलम कैशबुक के अंदर हमने बात करी थी सिर्फ आपके पास में कैश वाला कॉलम आता है। दूसरा जब हमने बात करी थी डबल कॉलम कैशबुक की, तो कैश प्लस डिस्काउंट इसके अंदर आ जाता था।
तीसरा अगर हमने बात करी थी इसके अंदर ट्रिपल कॉलम कैश बुक की, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपके पास में कैश तो आता है, डिस्काउंट आता है, प्लस बैंक का कॉलम भी इसमें आ जाता है। तो सीधी सी बात है, चेक की बात हो रही है तो ये आपका बैंक कॉलम में आएगा, और बैंक कॉलम आपका किस में होता है, 3 कॉलम कैश बुक के अंदर होता है। तो ये चीज़ इसके अंदर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास में है क्रेडिट नोट इज सेंड बाय। अब क्रेडिट नोट किसके द्वारा सेंड किया जाता है, अभी हमने समझा है किसके द्वारा सेंड किया जाता है क्रेडिट नोट, तो वो किया जाता है सेलर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए डैश इज सेंड टू ए कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड। कस्टमर को क्या भेजा जाता है जब वो गुड्स को रिटर्न करता है, तो सीधी सी बात है क्या भेजा जाएगा, क्रेडिट नोट भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, goods sold for cash were returned by a customer but cash was not given immediately, these are recorded in। आपसे बोला गया है goods sold for cash were returned, यानी कि जो गुड्स आपने सोल्ड किए थे कैश के लिए वो रिटर्न आए हैं आपके कस्टमर के द्वारा, बट आपने कैश उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, तो देखिए कैश अगर पेमेंट हो गई होती ना तो हम लोग उसको डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड करते, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके अंदर बात करेंगे, इसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रेडिट की बात की गई है और ये क्रेडिट की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये रिकॉर्ड उसमें किया जाएगा। कैश वॉज नॉट, एक सेकेंड ना, जनरल प्रॉपर में नहीं आएगा, इसका आएगा देखिए गुड्स सोल्ड फॉर कैश व रिटर्न, तो ये आपका सेल्स रिटर्न में आएगा। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न में आएगा क्योंकि हम लोग इसके अंदर सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, इसके अंदर अगर आपके पास में कैश पेमेंट हो गया होता है, यहाँ पे बोला गया है कैश जब पेमेंट नहीं किया गया है, तो ये आंसर है। कैश जब पेमेंट होगा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, ए सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर गोदरेज ₹5,40,000 इज टू बी रिकॉर्डेड इन। यहाँ पे बोला गया है एक सेकेंड हैंड मशीनरी की बात की गई है, परचेज की गई है क्रेडिट में, किससे, मिस्टर गोदरेज से, कितने में, 5,40,000 की। इसको किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, कभी भी एसेट हमारे सब्सिडरी बुक्स, जैसे हमने बात करी है अपने परचेज रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की, या इसके अलावा हमने अदर बुक्स की बात करी, उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कैश बुक के अंदर या इनके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो रिकॉर्ड किस में किया जाएगा, जब हम बात करें मशीनरी की, मशीनरी चाहे आपकी फर्स्ट हैंड हो चाहे सेकंड हैंड हो, परचेज की गई है, सेल की गई है, तो उसको हम जनरल प्रॉपर में दिखाते हैं, क्योंकि क्रेडिट, परचेज और सेल की बात की जा रही है। तो ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश वर रिटर्न बाय ए कस्टमर एंड कैश वॉज गिवन इमीडिएटली, दीज आर रिकॉर्डेड इन। यानी कि यहाँ पे देखिए वो वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, गुड्स रिटर्न हुए हैं, जो आपने सेल करी थी वो रिटर्न आपको हुए हैं, और उसके बदले आपने पेमेंट भी कर दी है, मतलब वापस आपने गुड्स रिटर्न ले लिया और उसकी पेमेंट भी आपने कर दी है। तो इसके एंट्री आपसे पूछा गया कहाँ पे इनको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या जनरल प्रॉपर में, सेल्स बुक के अंदर, सेल्स रिटर्न बुक में, या सेल्स रिटर्न बुक या कैश बुक में, एंड कैश बुक में। तो देखिए इसके अंदर दोनों में एंट्री की जाएगी, क्योंकि आप कैश का पेमेंट भी कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न में तो आपके पास में वो अमाउंट आ जाएगी जो आपके पास रिटर्न आया, वापस आया है, और कैश बुक के अंदर जो आप पेमेंट वापस आपने उसको रिटर्न की है, उसको रिफंड करी है, वो कैश बुक के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये दोनों में यहाँ पे एंट्री बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पार्टीज अकाउंट्स आर डेबिटेड फॉर सेल ऑफ गुड। ये हम सभी लोग जानते हैं, पार्टीज के अकाउंट को हम डेबिट कब करते हैं, जब रिटेल सेल होती है, कैश सेल होती है, बैंक या फिर क्रेडिट। तो सीधी सी बात है, जब क्रेडिट सेल होती है तो हम लोग पार्टी के अकाउंट को डेबिट करते हैं। जैसे कैश सेल हो गई ना, तो कैश या फिर बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और क्रेडिट क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये हमारे पास एंट्रीज होती हैं। अगर यहाँ पे कैश और आपको रिसीव नहीं होता, या बैंक के चेक आपको रिसीव नहीं होता, तो सीधी सी बात है, आप ए को या बी को, जो भी आपका यहाँ पे पार्टी होती है, उसको हम लोग डेबिट करते हैं बाय सेल्स अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर एंट्री की जाती है। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर बनेगा, क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, अनपेड सैलरी फॉर ₹45,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन दी। यानी कि आपसे बोला गया अनपेड सैलरी है 45,000 की, कहाँ पे ये रिकॉर्ड की जाएगी, जनरल प्रॉपर के अंदर, परचेज बुक के अंदर, परचेज रिटर्न या बिल्स रिसीवेबल। अब सीधी सी बात इसके अंदर है, हम लोगों ने अनपेड सैलरी की बात करी है।
अनपेड सैलरी मतलब पेमेंट तो हुई नहीं है, अगर पेमेंट हो गई होती तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते। परचेज बुक और परचेज बुक का कोई मतलब इसके अंदर नहीं है, परचेज रिटर्न का भी इसके अंदर मतलब नहीं है, बिल्स रिसीवेबल का भी कोई मतलब नहीं है। तो बचा क्या, जनरल प्रॉपर। तो जो एंट्री कहीं पे फिट नहीं होती उसको हम जनरल प्रॉपर में डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज बुक ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। अब आपसे बोला गया है क्या परचेज बुक हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है आपका, तो इसका ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स या नन ऑफ द अबव। तो ये आपका आंसर यहाँ पे गलत है। परचेज बुक का हमेशा आपका डेबिट बैलेंस होता है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। परचेज बुक का आपका डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी इज डैश वाइल असर्टेनिंग द प्राइस टू बी रिकॉर्डेड इन द डे बुक। जब डे बुक में हम लोग प्राइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम एक्साइज ड्यूटी को उस कमोडिटी के प्राइस में क्या ऐड करेंगे, क्या हम डिडक्ट करेंगे, क्या इग्नोर करेंगे, नन ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। जब भी हम फाइनल प्राइस दिखाते हैं ना, तो मार्केटिंग के अंदर जैसे आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे जब फाइनल प्राइस दिखाते हैं तो सीधी सी बात है एक्साइज ड्यूटी उसके अंदर लगी हुई होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस में आपके सभी इंक्लूसिव और ऑल टैक्सेस लिखा हुआ होता है नीचे से। अगर आप स्टार देखेंगे तो उसके अंदर सभी तरह के टैक्सेस को इंक्लूड करने के बाद वो प्राइस बना हुआ होता है। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन। यानी कि आपसे बोला गया है जो प्रोप्राइटर ने अपनी पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए हुए हैं तो उसको किस में रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सी बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसको मतलब ड्राइंग की बात यहाँ पे सीधी सी पर्टिकुलरली हो रही है। सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज बुक में या कैश बुक में। तो सीधी सी बात इसके अंदर ये है कि जब हम बात कर रहे हैं ड्राइंग की, ड्राइंग के अंदर सीधी सी बात है ये आपका जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हम लोग सेल्स की बात करें सेल्स बुक में रिकॉर्ड की जाती है, अगर हम परचेज की बात करें परचेज के अंदर, अगर कैश की बात है कैश के अंदर, लेकिन ये आपका जनरल प्रॉपर में जाएगा क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग की बात हो रही है, पर्सनल पर्पज के यूज के लिए हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अकॉर्डिंग टू द पार्शियल रिकवरी फ्रॉम मिस्टर वामसी ऑफ अमाउंट ऑफ ₹50,000 अर्लियर रिटर्न ऑफ एन बैड डेट। यानी कि यहाँ पे बोला गया है ये जो आपके पास 50,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है, ये आपके जिससे रिसीव हुआ है यानी कि मिस्टर वंशी से आपको रिसीव हुआ है, ये पहले आपने बैड डेट बना दिया था, अब आपको ये रिकवर होगी 50,000 इसकी अमाउंट टोटल में से। तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, तो सीधी सी बात है इसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जब भी आपके पास कैश आता है, पेमेंट जाती है, तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द कस्टमर एज फ्री सैंपल्स दीज आर रिकॉर्डेड इन। अब यहाँ पे बोला गया है फ्री सैंपल्स के तौर पे आप गुड्स को बांट रहे हैं, यानी कि सैंपल्स जो बांटा जाता है कस्टमर्स के बीच में, वो सैंपल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो उन सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग किस में एंट्री करते हैं, जनरल प्रॉपर में करेंगे, परचेज बुक में करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में करेंगे, नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर हम लोग इसके एंट्री करते हैं जनरल प्रॉपर के अंदर, क्योंकि वो एंट्री आपकी सारी की सारी इसमें आती हैं जो किसी अदर बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग नहीं हो रही है, परचेज रिटर्न भी नहीं हो रहा, तो बचा क्या, जनरल प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर होगा, डिस्काउंट द ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर इसके अंदर देंगे और जो आपका कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आप लोग करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। परचेज बुक के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इसके अंदर करते हैं, या डिस्काउंट कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको देना है, ये आपका एक तरीके से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग देंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। ट्रेड डिस्काउंट की बात की जा रही है और जो अलाउड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक आफ्टर। यानी कि क्रेडिट सेल्स की बात की जा रही है और रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक आफ्टर डैश ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम कैटलॉग प्राइस। यानी कि हम लोग जो क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट जो आपने इसके अंदर अलाउ किया है उसको क्या हम लोग डिडक्ट करके इस अमाउंट को नोट करेंगे, ऐड करके करेंगे, इग्नोर करके करेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है डिडक्ट करके, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद ही तो हम इसके अंदर ये चीज़ करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा डिडक्टिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बैलेंस इन द पैटी कैश बुक। हमारे पास देखिए पैटी कैश बुक एक बनाई जाती है जिसके अंदर डे टू डे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे छोटे मोटे खर्चे हो गए आपके पास में, टी का खर्चा हो गया, छोटे मोटे स्टेशनरी परचेज करने के लिए खर्चे हो गए, ये सारी चीज़ें पैटी कैशियर इसको बेसिकली मेंटेन करने का काम करता है। तो पैटी कैश बुक उसको बोला जाता है, जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम को बेसिकली फॉलो किया जाता है, जैसे 2-3 हज़ार रुपये उसमें डाल दिए, उसके हिसाब से उसमें खर्चा चलता रहेगा ऐसा। तो ये आपका पैटी कैश बुक आपका किस चीज़ के बैलेंस की बात करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बैलेंस इन द पैटी कैश बुक। जब पैटी कैश बुक में आपका बैलेंस होता है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। इट इज़ अ लाइबिलिटी, इट इज़ एन एसेट, इट इज़ एन एक्सपेंस, नन ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है कि आपका क्या है, एक एसेट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में कैश होता है, इसके अंदर पर्टिकुलरली कैश होता है जिसको हम लोग खर्च करने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन कैश बुक। यानी कि इसमें से कौन सा आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट जैसा नहीं होता कैश बुक के अंदर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट, चेक्स, मनी ऑर्डर्स या कॉइन्स। अगर हम इसके अंदर बात करें, चेक्स आपके क्या होते हैं, कैश इक्विवेलेंट होते हैं, मनी ऑर्डर भी आपके कैश इक्विवेलेंट होते हैं, कॉइन्स भी कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो हैं आपके, ये आपके लॉन्ग टर्म पीरियड के भी हो सकते हैं, तो ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक कैश बुक सर्व द फॉलोइंग पर्पज। किस चीज़ के लिए हम लोग कैश बुक को बनाते हैं। इट वर्क्स एज ए लेजर अकाउंट, इट वर्क्स एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज द लेजर अकाउंट, इट वर्क्स एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नन ऑफ दी अबव। तो इसके अंदर बोला गया है कि आपको कौन सा कैश बुक का मेन पर्पज होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। इट वर्क्स एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट। तो ये आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है, साथ में ये लेजर अकाउंट की तरह भी मेंटेन किया जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम इसके अंदर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक्स इज सिमिलर टू ए कैश अकाउंट। आपका कौन सा ऐसा कैश बुक होता है जो आपके कैश अकाउंट के सिमिलर होता है, क्योंकि कैश अकाउंट के अंदर हम पर्टिकुलरली एक लेजर की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी तरह कौन होता है आपसे पूछा गया है। डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। तो ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, इसके अंदर पर्टिकुलरली हम लोग कैश अकाउंट की तरह ही मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाकी के कॉलम नहीं होते, सिर्फ हम कैश की रिसीविंग, कैश की पेमेंट, दोनों की बात इसके अंदर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। क्रेडिट साइड क्या दिखाता है आपके कैश बुक का, क्योंकि हमने कैश बुक को काफ़ी डिटेल में किया है, तो दोनों साइड हमारे पास होती हैं। एक तो आपके पास में डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। तो ये क्रेडिट साइड आपके क्या लॉस दिखाती है, रिसिट दिखाती है, प्रॉफिट दिखाती है, पेमेंट साइड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा, पेमेंट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कैश बुक ए कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व। क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर होती है। जो क्वेश्चन हमने किया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोर्स के अंदर, तो उसमें हमने डिस्कस भी किया था और लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था हमने कि कॉन्ट्रा एंट्री आपकी क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं अपने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हमारे पास में होती हैं जब हम इन्वॉल्व करते हैं, एक तो अपने कैश अकाउंट को, एक अपने बैंक अकाउंट को। इनके बीच जब ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जिसके एंट्री दोनों जगह पे पोस्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजेक्शन दैट डज नॉट अफेक्ट ए कैश बुक इज। इसमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आपके कैश बुक को इफेक्ट नहीं करती है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम बी एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, depreciation expenses recorded for the year, mobile charges paid out of the online company's bank account, cash paid to creditors for goods purchased from them। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी के अंदर डेप्रीसिएशन आपकी रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसके अंदर आप किसी तरह की ना ही आपको कोई रिसिट हो रही है, ना ही का आप कोई पेमेंट कर रहे हैं। ये जस्ट इसके अंदर हम लोग इसको नॉन कैश आइटम भी बोलते हैं, डेप्रीसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम ना ही कोई पेमेंट कर रहे हैं, ना ही हम इसके अंदर कोई रिसीव कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, डेप्रीसिएशन आपका कैश बुक को इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज कॉन्ट्रा एंट्री। यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होगी इसके अंदर, जो कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा एंट्री कंसिडर की जाएगी। कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश इज डिपॉजिटेड इन ए कंपनीज बैंक अकाउंट। तीसरा है, ए चेक दैट वाज रिसीव्ड अर्लियर इज डिपॉजिटेड इनटू कंपनीज बैंक अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर हमारे पास में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं। पहले में कैश आपका विड्रॉ हो रहा है बैंक से ऑफिस यूज के लिए, ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं।
दूसरा है कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तीसरा, चेक आपका रिसीव हो रहा है और डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में, तो सीधी सी बात है ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो तीनों तरह के एंट्री इसके अंदर आपके कॉन्ट्रा हैं, तो ये ऑल ऑफ दी अबव आंसर आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक कैश बुक दैट रिकॉर्ड माइनर एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस। ये ऐसी हमारे पास कौन सी कैश बुक होती है जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का काम करती है। माइनर एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस को, जैसे मैंने बोला चाय पानी का खर्चा और ये सब कुछ, पेन वैन ले लिया या कुछ स्टेशनरी ले ली छोटी मोटी, ये सारे खर्चे इसके अंदर, तो ये पैटी कैश बुक इसके अंदर रिकॉर्ड करता है। तो पैटी कैशियर का यही काम होता है कि छोटे मोटे खर्चों को बियर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक कंपनी इश्यूज ए चेक फॉर पेइंग ए क्रेडिटर्स, यानी कि एक कंपनी इशू करती है चेक किसके लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, इससे क्या इफेक्ट आएगा। जब हम बात करें ना, एक चेक इशू किया गया क्रेडिटर्स के लिए, तो क्या इफेक्ट आया, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ, क्या आपकी एसेट इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट स्टेक होल्डर्स फंड, डिक्रीज इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर देखिए हमने चेक इश्यू किया तो पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास में एसेट कम हो गई होगी, हमारे पास में कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो डिक्रीज हुई है हमारी एसेट में। लेकिन किसको पेमेंट करी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, तो सीधी सी बात है लाइबिलिटी भी तो कम हो गई होगी, क्योंकि पहले क्रेडिटर्स ज़्यादा होंगे, अभी क्रेडिटर्स कम हो गए, तो डिक्रीज हुई हमारी एसेट, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लाइबिलिटीज़ भी कम हो गई। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ डू वी रिकॉर्ड द ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ द कैश बुक। जो हम लोग ओवरड्रॉन की बात करते हैं या हम ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं कैश बुक के अंदर, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ओपनिंग बैलेंस में जब ओवरड्राफ्ट होता है तो सीधी सी बात है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये आपका नेगेटिव बैलेंस होता है। It is credited if the balance is mentioned as the overdrawn balance. If debit and credit balance is not mentioned, then it will be overdrawn balance. If an overdrawn balance is mentioned, then it will be debited in the debit side of the cash book. तो आपको सीधा पता चल रहा होगा ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही है, क्योंकि हम लोग क्रेडिट करते हैं इस बैलेंस को। क्योंकि जब हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, तो हम उसको डेबिट करने का काम करते हैं, लेकिन जब हमारे पास में क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसका मतलब होता है कि आपका नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब हम ओवरड्राफ्ट से लेते हैं या ओवरड्रॉन से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द अमाउंट मेंशन्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक रिप्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर बोला गया है कि जो अमाउंट आपका होता है डिस्काउंट कॉलम में डेबिट साइड में, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट कॉलम में। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड ऑन डिस्काउंट एक्सपेंस, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन डिस्काउंट एक्सपेंस, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन डिस्काउंट इनकम या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन इनकम। जब हमने बात करी थी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की, डेबिट साइड में हम लोग उस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं जो आप अलाउ करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड आपका होगा कैश डिस्काउंट जो आपने अलाउ किया है डिस्काउंट एक्सपेंसेस में, इसको हम डेबिट साइड में बेसिकली हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी, क्योंकि हम लोग इसके अंदर रिसीव नहीं कर रहे, जब हम रिसीव कर रहे होते हैं उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए कैश बुक इज पोस्टेड टू दी, यानी कि जो आपका डेबिट साइड का डिस्काउंट का टोटल अमाउंट होता है वो कैश बुक में कहाँ पोस्ट किया जाता है। डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन द लेजर, क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन द लेजर, और डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इन द लेजर, क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अंडर लेजर। यानी कि जो आपको डिस्काउंट टोटल आपका डिस्काउंट होता है बेसिकली वो आपका क्या होता है, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन द लेजर। ये आपका ऑप्शन बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डेबिट साइड में आपका डिस्काउंट अलाउड आता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास में कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने सब्सिडरी बुक से रिलेटेड और कुछ हमारे रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने इसके अंदर देखा है। तो आई होप कि आपने काफ़ी जो चीज़ें हैं वो ध्यान से समझी और देखी होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को हम कवर करने की इसके अंदर कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आप
इसके अंदर कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो फर्स्ट में मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही आपको इसके बारे में बता दिया है, तो आप जल्दी से कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।